नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय कानून से रिलेटेड कुछ बातों के बारे में, यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर होता है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, और हाँ, घंटे के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुँच सके। क्या आप आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में जानते हैं? इन प्रक्रियाओं के तहत अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है। किस अपराध के लिए क्या सजा होती है? अपराधी को जेल में कितने समय के लिए रखा जाता है? जज के सामने कब पेश किया जाता है, इत्यादि। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में क्या अंतर होता है। आजकल समाचार पत्रों, चैनलों और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर इत्यादि में देश विदेश हर जगह आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलता है, जैसे बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती इत्यादि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीड़ितों को न्याय प्रदान करने और अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ कानून लागू किए हैं। भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनसे अच्छी तरह अवगत होना भी अनिवार्य है। किस किस प्रकार के कानून को किन अपराधों में लागू किया जाता है, अपराधी को क्या सजा दी जाती है और क्यों, ये सब जानना जरूरी है। उससे भी पहले अपराध क्या होता है वगैरह भी पता होना अनिवार्य है। तो आइए आगे बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी क्या होती है और इनमें क्या अंतर होता है। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी क्या है। भारतीय दंड संहिता को इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड विधान और उर्दू में ताज-ए-हिंद भी कहते हैं, जो कि 1960 में बना था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोर्ट में जब जज सजा सुनाते हैं तो कहते हैं कि ताज-ए-हिंद दफा 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। ये और कुछ नहीं बल्कि भारतीय दंड संहिता ही होती है, और दफा का मतलब होता है धारा या सेक्शन। ये धारा या सेक्शन लगातार संख्याओं को कहते हैं। आईपीसी में कुल मिलाकर 511 धाराएं यानी सेक्शन और 23 चैप्टर हैं, यानी 23 अध्यायों में बटा हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1834 में पहला विधि आयोग यानी फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। इसके चेयरपर्सन लॉर्ड मैकॉल थे। इन्हीं की अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 6 अक्टूबर 1860 में यह कानून संसद में पास हुआ और 1862 में यह पूरी तरह से लागू किया गया। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह यानी आईपीसी से बड़ा देश में और कोई भी दांडिक कानून नहीं है, इसलिए इसको मुख्य क्रिमिनल कोड भी कहते हैं। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण भारत में एक ही तरह का कानून को लागू किया जा सके, ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो। आईपीसी कानून अपराधों के बारे में बताता है और उनमें से प्रत्येक के लिए क्या सजा होगी और जुर्माने को भी जानकारी देता है। अब बात करते हैं सीआरपीसी क्या है। सीआरपीसी को कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। यह कानून सन 1973 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था। किसी भी प्रकार के अपराध होने के बाद 2 तरह की प्रक्रियाएं होती है, जिसे पुलिस किसी भी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के संबंध में और दूसरी आरोपी के संबंध में होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता को मशीनरी के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है, जो मुख्य आपराधिक कानून आईपीसी के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। अब बात करते हैं प्रक्रियाओं के विवरण यानी इनके प्रकार के बारे में। अपराध की जांच, इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, संदिग्धों के प्रति बर्ताव, ट्रीटमेंट ऑफ द सस्पेक्ट्स, साक्ष्य संग्रह प्रक्रिया, एविडेंस कलेक्शन प्रोसेस, यह निर्धारित करना कि अपराधी दोषी है या नहीं। आइए कुछ उदाहरणों की मदद से आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या आपने कभी किसी वाहन को चलाते वक्त या सड़क पर चलते वक्त ध्यान दिया है कि सड़क पर लिखा होता है कि वाहन को इतनी स्पीड से ज्यादा न चलाएं। नेशनल हाईवे पर भी वाहन को चलाने की स्पीड के बारे में सड़क पर लिखा होता है, जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे या 100 किलोमीटर प्रति घंटे, कुछ भी हो सकता है। अगर आप इस स्पीड लिमिट को तोड़ते हैं या ज्यादा तेज वाहन चलाते हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं।
यही आपको बता दें कि आईपीसी का 279 यानी 279 सेक्शन कहता है कि रैश ड्राइविंग या उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के लिए दंड का प्रावधान है, यानी इसमें 6 महीने का कारावास या 6 महीने की सजा हो सकती है। अब बात करते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या होता है। कानून को 2 हिस्से या सेगमेंट में बांटा गया है। पहला मौलिक विधि, दूसरा प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि को फिर से बांटा गया है सिविल कानून और दांडिक कानून। उर्दू में सिविल कानून को दीवानी विधि और दांडिक कानून को फौजदारी विधि कहा जाता है। आईपीसी मौलिक विधि है और सीआरपीसी प्रक्रिया विधि है। आईपीसी अपराध को परिभाषित करती है और दंड का प्रावधान बताती है, यानी यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। वहीं सीआरपीसी आपराधिक मामले के लिए किए गए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। इसका उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करना है। क्या आप जानते हैं कि अपराध क्या होता है? आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका और डरा धमका के उससे घड़ी, पैसे और चैन इत्यादि सामान ले लिए और अखबार में खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। तो क्या यह लूट है? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए कि 2 लोग किसी भी बैंक में रात में घुसते हैं और 2 करोड़ रुपए ताला तोड़कर निकाल लेते हैं और अखबार में छपता है कि 2 लोगों ने बैंक में डकैती डाली। तो क्या ये डकैती है? हम आपको बता दें कि ये दोनों खबर गलत छपी हैं। न तो वह लूट थी और न तो वह डकैती। अब यह जानने के लिए कि फिर ये कौन से अपराध हुए, इसके लिए आईपीसी में दिए गए अध्यायों का अध्ययन करना होगा। आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती होती है, यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उससे उसका सामान लिया तो वह डकैती थी। और दूसरे में जो 2 लोग बैंक में घुसे थे, आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी डकैती नहीं कर सकते। डकैती करने के लिए कम से कम 5 लोगों का होना जरूरी है। किसी को डराना और धमकाना यह डकैती के दौरान किया जाता है। बैंक में 2 लोगों ने रात में पैसे निकाले, इसके लिए उन्होंने किसी को न तो डराया और न ही धमकाया, इसलिए यह डकैती न होके चोरी है। अगर दिन में ये 2 लोग गार्ड या लोगों को डराकर बंदूक की नोक पर पैसे ले जाते तो ये लूट होती, और अगर 5 लोग होते तो डकैती होती। इन सब चीजों के बारे में या तो यूं कहें कि इन सब की परिभाषाएं आईपीसी में मिलती हैं। अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर किसी घर में या किसी बिल्डिंग में या किसी परिसर में चोरी होती है तो आईपीसी की धारा 380 यानी 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अब आप यह तो जान गए होंगे कि अपराध क्या होता है और क्या सजा होगी उस अपराध की, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, यानी अपराधी कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, जमानत के लिए एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, आरोपी के अपराध या निर्दोषता को निर्धारित करना, पुलिस के क्या कार्य हैं, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, गिरफ्तारी के तरीके कैसे होंगे, गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति जेल में कितने दिन तक रखा जाएगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको कब उपस्थित करना होगा, इत्यादि तरह की सारी बातें प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं और सीआरपीसी में मिलेंगी। संक्षेप में यह जांच, परीक्षण, जमानत, पूछताछ, गिरफ्तारी आदि के लिए सीआरपीसी की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करता है। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी देश में लागू सभी आपराधिक गतिविधियों को कवर करने और उनके लिए सजा, गिरफ्तारी से जुड़े कानूनों का प्रावधान अर्थात मूल आपराधिक कानून को संदर्भित करती है। आईपीसी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे भारत में एक तरह का पीनल कोड लागू किया जा सके ताकि अलग अलग क्षेत्रीय कानूनों की जगह एक ही कोड हो सके। यह विभिन्न अपराधों और उनकी सजा को सूचीबद्ध करता है। तो वहीं दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी आपराधिक कानून प्रक्रिया को विनियमित लागू करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसे आपराधिक मामले के दौरान पालन किया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया से संबंधित कानून को मजबूत करने के लिए यह आपराधिक मामले में विभिन्न प्रकार से ली गई प्रक्रियाओं के बारे में बताता है। तो हमें उम्मीद है कि अब आपको पता हो गया होगा कि आईपीसी आपराधिक अपराध को दंड के साथ परिभाषित करता है और सीआरपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि प्रक्रिया विधि हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपराधिक कानून प्रक्रिया प्राथमिक आपराधिक कानून के लिए एक मानार्थ कानून है।